नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास की सिविक्स का प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर चल रहा है और इसमें ये मेरा तीसरा लेक्चर है और आज अपने तीसरे लेक्चर में मैं आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, ये जो शीत युद्ध 45 सालों तक चला, इसमें पहले भी मैंने आपको बताया कि कई घटनाएं घटी। तो उसी दौरान एक बहुत बड़ी विश्व राजनीति के पटल पर एक घटना सामने आई, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की आवश्यकता क्या थी, कब हुई, क्यों हुई, इस पर थोड़ा सा मैं बहुत ही संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चला, इसमें आप जानते हैं कि इसमें जो एशिया और अफ्रीका के जो हाल ही में साम्राज्यवादी शक्तियों के चुंगल से देश आज़ाद हुए थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, अविकसित थे, विकासशील थे, वो देश मतलब कहाँ जाएं, क्या करें। एक तरफ शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अब शीत युद्ध में भी दो महाशक्तियाँ आपस में अपनी दम और शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और गरीब देशों को अपने चुंगल में और अपने गुटों में शामिल कर रही हैं। अब ये जो गरीब देश हैं, जो भी हाल ही में आज़ाद हुए हैं, ये क्या करें, कहाँ जाएं। ये युद्ध में पिसना नहीं चाहते, ये स्वतंत्र रह करके अपनी प्रभुसत्ता का और अपनी स्वतंत्र निर्णय ले करके अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपनी जनता का विकास करना चाहते हैं, विकास के पथ पर अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये लड़ाई नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे जो नवोदित राष्ट्र थे, उनमें ख़ास तौर से भारत और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, ये तीन लोगों ने विश्व पटल पर आकर के और एक आपस में चर्चा की कि क्या होना चाहिए शीत युद्ध से बचने के लिए, दोनों महाशक्तियों से बचने के लिए। वो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिल करके 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। सन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई और इसकी स्थापना करने वाले जो संस्थापक देश थे, वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ये हमारे भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहुत बड़ी देन है, देश ही नहीं दुनिया के पटल पर। और इसके लिए हम अपने देश पर गर्व करते हैं कि हमारे देश में भी ऐसे लीडर हुए। आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन कायम है, उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। दरअसल ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था और इसका मतलब भी यही निकाला गया। जैसे आप देखिए, गुट निरपेक्ष, गुट, इसको संधि विच्छेद कर दीजिए, गुट धन निरपेक्ष, और एक होता है गुट सापेक्ष। तो गुट सापेक्ष का तो मतलब होता है कि किसी गुट में शामिल हो जाना, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द लगा हुआ है तो गुटों से अलग रहना। गुट निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि गुटों से अलग रहना। तो
इसका उद्देश्य यही था कि हम दोनों महाशक्तियों के बहकावे में नहीं आएंगे, उनके चुंगल में नहीं फंसेंगे, उनके खेमे में शामिल नहीं होंगे और हम स्वतंत्र रह करके अपना विकास करेंगे। और हम दोनों महाशक्तियों की हम आलोचना भी नहीं करते हैं। अगर वो हमें सहयोग देना चाहते हैं, हम दोनों का बराबर सम्मान करते हैं। अगर दोनों में से कोई हमें सहयोग देना चाहते हैं तो उनका सहयोग हम लेने के लिए तैयार हैं। तो जो पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, उसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया। इन 3 संस्थापक देशों के साथ साथ 25 एशिया और अफ्रीका के जो देश आज़ाद हो चुके थे, 25 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसके बाद धीरे धीरे, चूँकि बहुत से देश ऐसे भी थे जो आज़ाद नहीं हुए थे, तो जैसे जैसे देश आज़ाद होते गए इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होते चले गए। और आज वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सदस्य संख्या है वो 120 है। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्य संख्या 120 है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। तो आज इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तो रफली जानकारी आपको दे ही दी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का परिचय दे दिया है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी उसमें उसके कुछ सिद्धांत थे, उसके कुछ उद्देश्य थे, बनाए गए थे, जिनको लेके इस आंदोलन को चलना था। इसको इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं और संक्षेप में इसको नैम के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए इसके उद्देश्य कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, तो इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्य सबसे मेन है, मुख्य रूप से इनको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य ये है कि जब इसका गठन किया गया था तो किसी भी चीज़ का गठन, दुनिया में किसी भी चीज़ का जब गठन किया जाता है या कोई निर्माण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी स्थापना का उद्देश्य था, बहुत बड़ा उद्देश्य था, विश्व पटल पर विश्व लेवल का उद्देश्य था। तो क्या क्या उद्देश्य थे? महाशक्तियों से अलग रहना। पहला उद्देश्य तो यही था कि इन महाशक्तियों से कैसे बचें, क्योंकि महाशक्तियों के चुंगल में फंसे तो फंसते चले जाएंगे। उनका विरोध करने की अभी इन देशों में क्षमता, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे उनमें क्षमता नहीं थी। तो किसी तरीके से महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखना, उनके चुंगल में न फंसना, ये पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने का प्रयास। उपनिवेश, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उपनिवेश क्या होते हैं कि जब कोई साम्राज्यवादी देश किसी कमज़ोर देश को अपना गुलाम बना लेता है तो जो गुलाम बनने वाला देश है उसको उपनिवेश कहते हैं और जो गुलाम बनाने वाला देश है उसे साम्राज्यवादी देश कहते हैं। तो जो गुलाम हैं साम्राज्यवादी शक्तियों के, यानी चूँकि 1961 में उसकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हुई तो 61 के बाद भी बहुत सारे देश आज़ाद होते रहे। तो दूसरा उद्देश्य था कि जो देश आज़ाद नहीं हुए हैं उनको आज़ाद कराना। जो देश आज़ाद नहीं हुए उनको उपनिवेश कहा गया। तो जो देश आज़ाद नहीं हुए हैं उनको आज़ाद कराने के लिए प्रयास करना। नवोदित राष्ट्रों को नैम की सदस्यता दिलाना। जो जैसे जैसे देश आज़ाद होते चले जाएं, साम्राज्यवादी शक्तिशाली देश उनको आज़ाद करते चले जाएं, तो वो जैसे ही आज़ाद हों तो उनको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता तुरंत दिलाते जाएं। ये भी उद्देश्य था। तो अपने आप को सक्रिय रखा। चौथा था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध तो करना ही था, क्योंकि ये देश जो थे ये गरीब देश थे, विकासशील देश थे और ये गुलाम रह चुके थे, ये उपनिवेश रह चुके थे विकसित देशों के, साम्राज्यवादी देशों के। तो ये तो विरोध करेंगे क्योंकि वो हाल ही में आज़ाद हुए थे, उन्होंने दंश झेला था गुलामी का। तो वो साम्राज्यवाद का भी, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो साम्राज्यवाद का भी विरोध करेगा और उपनिवेशवाद का भी विरोध करेगा। दोनों का, ना गुलाम बनाने वाले का और गुलाम बनने वाले का, दोनों का विरोध। इसके बाद महाशक्तियों का सीधा विरोध न करना। जो सोवियत संघ और अमेरिका, जो 2 महाशक्तियाँ थीं और इनके जो गुट थे, इनके गुटों में जो देश शामिल थे, बहुत बहुत पावरफुल शक्तियाँ थीं। तो
इनका सीधा विरोध न करना। देखिए, ये एक डिप्लोमेसी होती है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम सारे देश उसके अगर इकट्ठे हो जाएं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तब भी हम लड़ाई में एक भी महाशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो जानबूझ करके अनजान बने रहना मूर्खता है। हम जानते हैं कि उनसे हम लड़ नहीं सकते, तो हमारा ये ध्येय है कि हम महाशक्तियों का सीधा प्रत्यक्ष विरोध नहीं करेंगे और उनसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। अब सहयोग की अपेक्षा इसलिए कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास उतना धन नहीं है। तो हम अगर कोई भी महाशक्ति अगर हमको सहयोग कर रही है, हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है, तो हम उसका सहयोग लेंगे, उसका सम्मान करेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। अगला है सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। निरस्त्रीकरण का मतलब होता है जो भारी भरकम अस्त्र हैं, जैसे परमाणु अस्त्र हैं, आणविक अस्त्र हैं, तो इनको निरस्त करना, इनको हटाना, परमाणु परीक्षण न करना, ये सारी चीज़ें निरस्त्रीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि दोनों महाशक्तियों में सय मात का खेल चल रहा था, दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे का प्रचार रोकने में लगी हुई थी, इसलिए परमाणु हथियारों की बिक्री भी बढ़ रही थी और उनका विकास भी हो रहा था। परमाणु हथियार तेज़ी से बढ़ाए जा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने जो परमाणु हथियारों के निरस्तीकरण की बात की कि भाई ये तो अब ये इतने बढ़ाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ते चले जा रहे हैं, महाशक्तियाँ इकट्ठे करती चली जा रही हैं, तो अगर ये लड़ गई आपस में, तो अगर इनका उपयोग कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका जो परमाणु निरस्त्रीकरण का मतलब समर्थक था। इसके बाद रंग भेद की नीति, चूँकि जब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद हमारे विश्व में चल रहा था, तो जो काले लोग थे, तो गोरे लोग जो है काले लोगों से घृणा करते थे, उनको गुलाम बनाए हुए थे, उनके ऊपर शासन करते थे और उनको नौकरी पेशे में तो उनके साथ में अत्याचार और दुराग्रह उनसे रखना, उनको नीचा समझना, उनको तुच्छ समझना। तो ये रंग के आधार पर और नस्ल के आधार पर जो साम्राज्यवादी देश है वो समझता है कि मेरी नस्ल बहुत श्रेष्ठ है, मैं बहुत ऊंचा हूँ और जिनको मैं गुलाम बनाऊँ ये तो तुच्छ हैं। तो रंग के आधार पर और नस्ल के आधार पर ये जो भेद था मानव में, तो ये इस भेद का विरोध मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन करेगा। ये उसके उद्देश्यों में शामिल है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में सब समान है, सब मानव हैं। अरे वो तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की वजह से पूरी धरती है, धरती में क्लाइमेट अलग अलग हैं। तो कहीं पर गर्मी पड़ती है तो कहीं पे सर्दी पड़ती है, तो भाई सर्दी पड़ रही तो वहाँ गोरे लोग पाए जाएंगे, जहाँ गर्मी पड़ रही वहाँ काले लोग पाए जाएंगे। अब क्लाइमेट को आधार मान करके आप ये कह देंगे नहीं हम जन्म से श्रेष्ठ हैं, हम गोरे हैं तो हम जन्म से श्रेष्ठ हैं, हम इन पर शासन कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, ये नीचे गलत बात है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ने रंग भेद की नीति का जो विरोध किया, जो विकसित देशों ने बात रखी थी। अपनी स्वतंत्रता और प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना, चूँकि जो देश आज़ाद हो चुके थे उनकी अपनी सरकारें थीं, उनकी अपनी शासन प्रणाली थी और वो अपने देश के लिए जिम्मेदार थे, अपने कार्यों से अपने देश के लिए जिम्मेदार थे, जवाबदेह थी उनकी। इसलिए वो ये चाहते थे कि कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर दबाव न डाले, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय वो हमारे अपने होंगे, हम किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेंगे, हम स्वतंत्र देश हैं, हमारी अपनी प्रभुता है, हमारा अपना संविधान है, हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम किसी बाहरी शक्ति के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो ये होती है अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसके बाद विश्व शांति और स्थिरता के लिए आंदोलन को सक्रिय रखा जाएगा। हमेशा ये प्रयास किया जाएगा कि दोनों महाशक्तियाँ आपस में न लड़ें, प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न हो या अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश को मोहरा बना करके युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध होगा उसका प्रभाव और भी कई देशों पे पड़ता है।
जिससे युद्ध होता है वो तो बर्बाद होता ही होता है, या जिसको मोहरा बनाया जाता है वो बर्बाद होता है, लेकिन उसके आस पड़ोस के देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये किसी प्रकार से युद्ध की विभीषिका को रोका जाए, इसके लिए। और अगला है सैन्य संघर्षों को हतोत्साहित करना। जो सैन्य संघर्ष हैं, जो बड़े बड़े हथियारों के जखीरे हैं, गोला बारूद है, इस पर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको कभी बढ़ावा नहीं देगा और इसको ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करे। इसके बाद अगला है मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल देना। देखिए, मानवाधिकारों की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आई, कहाँ से आई? दरअसल आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि सदियों से मनुष्य को खरीदा जाता रहा, बेचा जाता रहा और उसको गुलाम बनाया जाता रहा। जो कमज़ोर हुआ, शक्तिशाली ने उसको गुलाम बना लिया। ये चीज़ जो है, ये तमाम जो साम्राज्यवादी देश थे वो मानवाधिकारों का हनन करके, कोई मानक नहीं है कि इनसे हमें कितना काम लेना है, कब इनको छुट्टी देनी है, कितना इनको वेतन देना है, अपनी मर्जी से कानून बना लिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी क्षमताओं से कहीं अधिक बढ़ करके उनसे काम लिया जा रहा है और उनको वेतन बहुत कम दिया जा रहा है। और इससे उनकी जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो गिरती चली जा रही है। फिर उनके बच्चों की इसी प्रकार से, वो कभी केवल जीने भर के लिए उनको भोजन मिल रहा है, वो कभी अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी तमाम सारे थे जो मानव प्रजाति का हनन करने वाले कानून साम्राज्यवादी शक्तियों ने बना रखे थे। तो ऐसे मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, इस पर मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन बल देगा। तो ये इनके उद्देश्य और इनके सिद्धांत थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, जो मैंने आपको समझाए। अब देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में उसके सिद्धांतों के विषय में आपने समझ लिया। अब एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या आज गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता रह गई है? हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना से लेकर के और 1990 तक, जब तक शीत युद्ध चला, तब तक दोनों महाशक्तियाँ जो थी वो इसका समर्थन नहीं करती थी, इसको हमेशा शंका की दृष्टि से देखती थी, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ हो। तो अब उनका वो ये आलोचना का ही पात्र रहा उनकी नज़रों में। तो आज जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है, 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ 15 देशों में बिखर गया, उसका पतन हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो जिसको रोकने के लिए जो वो शीत युद्ध चल रहा था उसमें शामिल न होने के लिए ही, उसी के उद्देश्य को ध्यान में रख करके इसका गठन किया गया था कि हम शामिल नहीं होंगे गुटों की राजनीति में। तो आज वो गुट नहीं है और शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, तो अब इसका क्या औचित्य है? तो आलोचकों का ये कहना रहा कि अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये आज भी स्थापित है, बना हुआ है, तमाम झंझावतों को पार करते हुए बना हुआ है। और सन 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है वो इसका सम्मेलन होता है। सम्मेलन में सारे देश इकट्ठे होते हैं और अभी लगातार 3 वर्षों में सम्मेलन इसके होते रहे, लेकिन अभी 2016 में और 18 में इसका जो सम्मेलन में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि वो संस्थापक देश है। और 2019 में 19 में ना लेकर के 2020 में चूँकि कोरोना चल रहा था, तो उसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष वहाँ शामिल न हो करके उसके सम्मेलन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के और वर्चुअल बैठक की गई और उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी जो आज के मुद्दे हैं वो रखे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस पे चर्चा ये करना है कि क्या ये प्रासंगिक है, और प्रासंगिक है तो क्यों है,
अभी तक क्यों बना? इसे तो जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो 1990 में से ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए क्यों प्रासंगिक है। पहला तो ये है कि ये उन देशों से मिलकर के बना है जो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए थे। तीसरी दुनिया के देशों से मिलकर के ये बना है, और तीसरी दुनिया के वो देश कहे जाते हैं जो साम्राज्यवादी शक्तियों के उपनिवेश रहे, उनके गुलाम रहे। तो अब चूंकि सभी भारत सहित सभी देश जो आज वर्तमान में 120 देश हैं, वो सारे के सारे उपनिवेश रह चुके हैं, तो वो आज़ाद अब हुए, तो उन्होंने गुलामी को देखा है, तो वो भावनात्मक रूप से, एक ऐतिहासिक रूप से और दूसरा भावनात्मक रूप से कि यार हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं और हम सब गुलामी से आज़ाद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक और भावनात्मक उनमें जुड़ाव है। तो उस जुड़ाव के कारण भी ये आंदोलन बिखरा नहीं, आंदोलन मजबूत हुआ और आंदोलन एक साथ है, सदस्य देश एक साथ हैं। तो पहला तो एक ये फीलिंग करने वाला कारण है, इसको महसूस किया जा सकता है दिल से कि सभी देश गुलाम रहे और सभी देश साम्राज्यवादी शक्तियों से आज़ाद हुए। एक भी देश ऐसा नहीं है जो साम्राज्यवादी हो। तो एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव है, इस वजह से भी ये संगठन बिखरा नहीं। दूसरा है, अब चूँकि द्विध्रुवी व्यवस्था है, बाइपोलर रही नहीं, अब सिंगल पोल है और वो अमेरिका के रूप में है, तो अमेरिका का एक छत्र राज कायम है, उसका वर्चस्व कायम है। तो उसके वर्चस्व को चुनौती देने वाला कौन है? कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक बड़ी ताकत का काम कर सकता है, और अमेरिका से टक्कर भले न हो पाए, लेकिन अमेरिका की जो दादागिरी है, जो उसकी तानाशाही है, जो किसी देश पर चढ़ाई कर देना, जैसे तुरंत शीत युद्ध समाप्त हुआ तो 1991 में इराक पर हमला कर देना, ईरान को शैतान बताना, इराक और सीरिया को शैतान, कभी जहाँ उसके हित अगर पूरे नहीं होते हैं तो वहाँ वो हमला करता है, तो टारगेट करता है, उसको हरेसमेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका से सीधी लड़ाई भले न ले सकें, लेकिन कम से कम अमेरिकी नीतियों को जो नुकसान पहुंचाने वाली हैं, कम से कम गुट निरपेक्ष आंदोलन एक संयुक्त रूप से एक मंच के रूप में उन नीतियों का विरोध तो कर सकता है। तो विरोध करना भी, एक महाशक्ति का विरोध करना भी अपने आप में एक बहुत अहम बात होती है। तो तीसरा कारण ये है कि परमाणु हथियारों के प्रयोग का विरोध करना। अब पहले दो थी शक्तियां, अब एक हो गई, तो एक तो है जो परमाणु, और वो भी आप भले ही सोवियत संघ बिखर गया और, लेकिन रूस एक उनका उत्तराधिकारी के रूप में आया, और रूस भी आज भी बहुत शक्तिशाली देश है, उसको कम ना आंका जाए, और वो अमेरिका से आज भी नहीं डरता है। तो वे ये कहीं ना कहीं एक परमाणु जो हथियार हैं ये कहीं प्रयोग में न लाए जाएं, तो इसका विरोध शुरू से करता चला आया है नैम, और आगे भविष्य में भी जब शीत युद्ध नहीं है तब भी अभी भी करता है। तो चूँकि इन महाशक्तियों से ही परमाणु हथियारों के प्रयोग का ज़्यादा खतरा बना रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसका विरोध किया जाए। चौथा है जलवायु परिवर्तन पर विचार। अब बहुत से नए मुद्दे आ गए। अब जैसे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आ गया, अब जो धरती की क्लाइमेट है, तमाम हर तरीके से इतना पोल्यूशन है कि कहीं ध्वनि प्रदूषण, कहीं वायु प्रदूषण, कहीं जल प्रदूषण, और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर उठने वाला प्रदूषण है। तो उस पर जलवायु को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे, धरती की क्लाइमेट को ठीक नहीं रखेंगे, तो हम रह नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इस पर भी अपनी भूमिका जो है वो, चूँकि उसमें 120 देश शामिल हैं नैम में, इसलिए उसकी भूमिका का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जलवायु परिवर्तन पर कैसे मोटिवेट करे अपने सदस्यों को, सदस्य देशों को। शरणार्थियों की समस्या, युद्ध होते रहते हैं, कुछ शरणार्थी जो एक देश की सीमा, दो देशों की सीमा पर सटे हुए रह रहे होते हैं, उनको जिस देश की सीमा में होते हैं वो देश उनको अधिकार नहीं देता है। तमाम सारी समस्याएं, वहाँ के लोग जो होते हैं उनको दुश्मन समझते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में आ जाते हैं, तो उनको कौन रखे, वो तो दूसरे देश के। तो ये अब जैसे सदस्य देश हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तो सदस्य देश हैं, अगर उनमें से कोई किसी की ऐसी समस्या आ गई तो आपस में कि भाई नैम के सदस्य हैं तो इसको समझ लीजिए, ये भी मानवता का ही एक विषय है,
हैं। तो ये इस तरीके से भी हम सुलझा सकते हैं। आतंकवाद का मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि भारत भी उससे जूझ रहा है। दुनिया के कई अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ, रूस जैसी महाशक्तियाँ जो है उसको झेल रही हैं आतंकवाद को, और दुनिया के हर स्थान पर आतंकवाद कायम है, हर जगह, धरती के हर जगह पर आतंकवाद कायम है। तो इसलिए ये मुद्दा बेहद ही अहम हो जाता है। WTO और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इस पर अमेरिका का दबदबा है और ये ऐसी नीतियां निकालती हैं जो अमेरिकी हितों पर आधारित होती हैं, विकसित देशों के हितों पर आधारित होती हैं। तो अब एक का हित होगा तो फिर दूसरे का अहित होगा। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश जब उसको देखते हैं कि भाई ये हमारे हितों के अनुरूप नहीं है, तो उसका एक मंच के माध्यम से, नेम का जो मंच है उसके माध्यम से उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज नई चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं जो शीत युद्ध में नहीं थी, और इसलिए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन कायम है और इसलिए इसका महत्व बना है। प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, और ये एक अंतिम ये बिंदु बचा है इसमें, और इसका नाम है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसको संक्षेप में नियो कहते हैं। नियो का फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? दरअसल ये व्यवस्था जो थी वो गरीब और विकासशील देशों की तरफ से, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश थे, उनकी तरफ से ये लाई गई थी। ये डिमांड थी विकसित देशों से, जिन्होंने, और उसके पीछे ये तर्क देते हैं कि भाई आपने हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है, आपने हमारे न सिर्फ शासन किया है बल्कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है आपने, और भारी मात्रा में धन अर्जित किया है, और आज आपने हमको ऐसी दशा में पहुंचा दिया है कि आज हम बिल्कुल गरीब हो गए हैं, पंगु हो गए हैं और अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं, बहुत पिछड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमारी कुछ बातें मान लीजिए, जिससे एक विश्व पटल पर पूरी समानता न सही लेकिन कम से कम हमारी मदद की जाए विकसित देशों के द्वारा, तो हम अपने देश का विकास कर सकें। तो ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था गुटनिरपेक्ष, खास तौर से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के द्वारा लाई गई। इनकी कुछ मांगें थी। शीत युद्ध उस समय चल रहा था, तो इनकी मांगें ये थी कि विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण होना चाहिए। जो ये चाहते थे कि कोई ऐसी मुद्रा बने, एक समान हो, सब देशों में समान हो, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, ऐसी एक मुद्रा का निर्माण किया जाए जो सब देशों में बराबर मूल्य की हो। पहला। दूसरा, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच में तकनीकी भेद को कम करना। जो विकसित देश थे वो बहुत धनाढ्य हैं, वो बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और सैकड़ों वर्ष पहले 1400 ईस्वी में वहाँ पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो अब उनकी तुलना में जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो बिल्कुल नीचे डाउन है, क्योंकि वो गुलाम रहे, उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। और जो साम्राज्यवादी देश थे वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर करके अपने देश में ले जाते थे, वो धनाढ्य होते रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जो उनके पास आज टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी मतलब गरीब देशों को, विकासशील देशों को मुहैया कराएं। तीसरा है वित्तीय बोझ को कम करना। जो गरीब देशों पर, विकासशील देशों पर जो कर्ज है, उस कर्ज को कम किया जाए या उसे माफ़ किया जाए। चौथा है व्यापार करने की वरीयता देना। जो भाई हमको भी, हमारे देश में भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं और हमें टेक्नोलॉजी आप मुहैया कराएं, हम अपने देश में चीज़ें बनाएंगे, और हमें व्यापार करने की छूट दें और हमें मेरे साथ समान व्यवहार करें, मुझे भी निर्यात का मौका दें, तो ये व्यापार करने की छूट दें। इसके बाद ये कच्चे माल तथा प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार किया जाए। होता क्या था कि इन देशों को आज़ाद तो कर दिया गया, लेकिन इनके प्राकृतिक संसाधनों पर अभी भी वो अपना प्रभुत्व जमाते थे विकसित देश। और वो इसलिए जमाते थे क्योंकि इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास कोई भारी मशीनरी नहीं है,
इनके पास मशीनरी को खरीदने के लिए धन नहीं है, ये गरीब हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऐसे नियम कानून विकसित देश बनाते थे कि ये अपना कच्चा माल बेचने पे मजबूर हो जाएं। तो वही ये राज्य चाहते हैं कि हमारा जो माल है हमारे देश के भीतर, हमारी धरती के भीतर, हमारी सीमाओं के भीतर, उस पर हमारी संप्रभुता कायम हो, हमें निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। इसके बाद ये कहते हैं कि कच्चा माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न हो। ये देश भली भांति जानते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है विकसित देशों की तुलना में। ये कच्चा माल विकसित देश हमसे लेंगे औने पौने दामों में, और वहाँ से तैयार माल खरीद वहाँ से बन के आएगा और हमारे ही बाज़ारों में बिकेगा और भारी कीमतों में बिकेगा। तो कच्चा माल तो हमसे औने पौने दामों में ले गए और तैयार माल हमको बेच रहे हैं ज़्यादा दामों में। तो इससे तो हमें कच्चे माल की कीमत वैसे भी कम मिली, और ऊपर से हमारे भारतीय बाज़ारों में या दुनिया के अन्य देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश, उनके बाज़ारों में बहुत भारी कीमतों पे तैयार माल बेचा जा रहा है। तो इससे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। तो वही उनका कहना है कि कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को विकासशील देशों के हितों के अनुरूप जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, इसके पहले गैट था, IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये कुछ ऋण देने का काम करती हैं, कुछ व्यापार संबंधी नीतियां बनाती हैं। तो ये दरअसल इनमें दबदबा अमेरिका का और विकसित देशों का रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान करते हैं। तो उन्हीं के हितों को ध्यान में रख कर के ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये नीतियां बनाते हैं, और वो विकासशील देशों के हितों के अनुरूप होती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में विकासशील देशों का ये कहना है कि भाई ऐसी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा बनाई जाएं जो हम लोगों के भी हितों के अनुरूप हों। तो अब ये सारी मांगें जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने रखी, और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मई 1974 में पास भी कर दिया, पारित कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है ये विश्व में लागू नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि गरीब जो अमीर देश थे, जो विकसित देश थे, उन्होंने इसको खारिज कर दिया, इसको माना नहीं, और उन्होंने ये तर्क दिया कि तुम्हारी गरीबी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, तुम अपनी जो तुम्हारी अवस्था है, तुम अपनी सिचुएशन के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, और इसके लिए हमें दोषी ठहराना उचित नहीं है, और हम जो तुम्हारी मांगे हैं ये हम मानने में असमर्थ हैं। तो तब से ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो स्थिति है वो जस की तस पड़ी है, ठप पड़ी है। तो ये आज आपका चैप्टर आज से समाप्त होता है, और इसमें आप फिर से पुनः एक बार समझ लीजिए जो प्रथम अध्याय में जो मैंने बातें बताई हैं। शीत युद्ध नंबर 1, शीत युद्ध के विषय में मैंने बताया आपको, शीत युद्ध के विषय में काफ़ी जानकारी मैंने दी। और दूसरा जो है शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत मैंने बताए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताई, और इसके बाद ये सबसे लास्ट में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और इसकी मांगें क्या थी, ये कब UNO से पारित की गई। ये चीज़ें मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत जो थी मैंने बताई। आज से चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।